हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे टॉपिक ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इसका सब टॉपिक है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो दोनों ही टर्म्स को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट क्या है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। इन्वायरमेंट हमारा सम टोटल है, जिस भी जगह पे हम रहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सारा ही हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और आमतौर पे इन्वायरमेंट को तीन तरह के इन्वायरमेंट्स के तौर पे जाना जाता है, जैसे नेचुरल, इंडस्ट्रियल और सोशल। नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा लैंड, वाटर, एयर, लाइट, जो भी हमारे आसपास जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर नेचुरल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमारी सिटीज़, हमारी ड्वेलिंग प्लेसेस जो हमारे अपने एफर्ट से डेवलप हुई हैं, वो हमारी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैं, जैसे विलेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई। और तीसरा हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें डिफरेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। फिलहाल ये जो टॉपिक है, इसका स्कोप जो इन्वायरमेंट से हम लेंगे वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से है। हालांकि जो इंडस्ट्रियल और सोशल इन्वायरमेंट है, ये भी एक तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट पर ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन एज पर द टॉपिक इसका जो स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड टू नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली हम इसका मीनिंग लेते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं, यानी अगर ह्यूमंस ना हो तो अगर वो एक्टिविटी नेचुरल तौर पे नहीं हो पाती, देन दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो नेचुरल तौर पे होती हैं, लेकिन हमारे इंटरफेरेंस के कारण उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन से बहुत बढ़ जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट ऑफ दैट एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी पूरी की पूरी भी एंथ्रोपोजेनिक हो सकती है, और हमारे एफर्ट से कुछ नेचुरली अकरिंग एक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ सकता है। तो हम ह्यूमन बीइंग दोनों तरह से हमारे इन्वायरमेंट को अल्टर करते हैं। इस लेसन का जो बेसिक कंटेंट है वो काफ़ी इलेबोरेटेड है, कई सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें, तो थोड़ा थोड़ा सबको टच करेंगे। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियोज़ इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, या आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोज़ बनाऊंगी जिससे आपको उनके बारे में इलेबोरेटेड जानकारी मिले। फिलहाल ये जो लेसन है ये आपको इस टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा। अब जहाँ तक इसमें आने वाली डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बारे में जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन सब स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, तो इसलिए टॉपिक को करते समय मैं कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूँगी, सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो शुरू करेंगे, पहले टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक में टर्म्स को डिफाइन करेंगे ताकि हमें आगे टॉपिक समझने में आसानी हो। जहाँ तक इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स का सवाल है तो इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। स्टोन एज से लेकर अभी तक जिस भी तरह के ह्यूमन बींग्स जिस भी तरह से डेवलप हुए, जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में रहे, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया, क्योंकि जो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट से ही पूरा करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट का, ये बहुत पुराना है, लेकिन समय के अनुसार इसमें अब काफ़ी चेंज आ गया है। तो वो चेंज किस तरह से आया है या क्यों अब हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत होने लगी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम उसको सेव करें, आगे वाली जनरेशन्स तक उसको बचाए रखें, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि पहले ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा था और ओवर द टाइम ये कैसे चेंज हो गया है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आएंगे जिसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई पहले इंसान इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करता था, ऐसा क्यों था
कि पहले जब हम उसी इन्वायरमेंट में रह रहे थे तो इन्वायरमेंट सेल्फ सस्टेनिंग था, यानी जितना हम कंज्यूम करते थे उसके अनुसार इन्वायरमेंट अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता था, अपने आप को फिर से नए जैसा बना लेता था। और अब जब हम उसी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, उस इन्वायरमेंट का हम बेनिफिट लेते हैं, तो इन्वायरमेंट अपने आप को पुराने वाले लेवल पर रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहा। तो क्यों ये रिलेशनशिप बिगड़ गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो मेन कंटेंट है लेसन का वो मॉडर्न पीरियड पे कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी अभी इस समय पे क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत होगी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय का डाटा हमारे पास अवेलेबल है और बहुत पुराना डाटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट के बारे में इतनी जागरूकता की ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई इसको संभालने की भी ज़रूरत है। अब हमें ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में ज़्यादा जानेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, और उन्होंने कैसे हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट किया है उसके बारे में। तो इसमें कुछ मेन सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव वेस्ट क्यों होने लग गया है और इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। इको क्राइसिस, यानी यहाँ पर जो इको वर्ड है इसका मतलब इकोनॉमिक से नहीं है, इसका मतलब है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी हमारा इन्वायरमेंट ख़राब क्यों हो रहा है, क्राइसिस क्यों आ रहा है, क्यों हमारे इन्वायरमेंट में अभी वो जो अपने आप को रिप्लेनिश करने की काबिलियत थी वो अब फिर से वापस क्यों नहीं आ पा रही, क्या कारण है उसके। तो मुख्य कारण इसके ओवर पॉपुलेशन है, ओवर कंजम्पशन है, और इसके साथ साथ पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉपुलेशन है तो बहुत सारा कंजम्पशन भी है, और कंजम्पशन है तो बहुत सारा वेस्टेज भी प्रोड्यूस होता है। और ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गया है। तो लाइफस्टाइल इतना इजी हो गया है कि हम सोचते नहीं हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहे हैं, कैसे हम उसको यूज़ करें। अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो शायद हम ज़्यादा लंबे समय तक इस रिसोर्स को हम यूज़ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे इको क्राइसिस में। अगला टॉपिक आ जाएगा हमारे पास इम्पैक्ट, हाउ इट इज़ मेजर्ड। किसी भी चीज़ को हम अगर कोई मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल करें, तो ज़रूरी है उसको क्वांटिफाई करना। तो इन्वायरमेंट कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसके फैक्टर्स को कैसे क्वांटिफाई करेंगे। अब ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में जाता है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर के लिए अलग क्वांटिफायर्स हैं, अलग तरह से उनका मेजरमेंट है। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट्स हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, और अगर हमने कुछ इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए एफर्ट किया है तो उसका कितना फ़ायदा हुआ है, उस फायदे को कैसे मेजर करते हैं। In other part of the lesson we will study what are effects of anthropogenic activities in modern times। अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये कई तरह के हैं, लेकिन हम इनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हमें ज़रा आसानी से समझ में आ जाए ये चीज़ें। और इन्वायरमेंट के जो सेक्टर्स हैं उसमें आजकल आप देखेंगे बहुत काम हो रहा है, पोल्यूशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, हर कोई इसके बारे में बड़ा कंसर्न है, लेकिन उसके बावजूद हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल कोलैप्स, यानी हमारे एफर्ट क्यों फेल हो रहे हैं और उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि इस टॉपिक में हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि एक जो पार्ट है वो सिर्फ उसके जो इफ़ेक्ट हैं अपने तक ही लिमिटेड नहीं है, वो दूसरे पार्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो कई सारे सब टॉपिक्स इसमें आएंगे, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एसिडिफिकेशन, ओशन के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबके बारे में अलग अलग वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पे, चाहे तो देख सकते हैं आप। और जो नहीं बने हुए उनके बारे में मैं जल्दी वीडियो चढ़ाऊंगी, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेंगे।